नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। तो कैसा होगा हमारा जीवन साथी, ये सवाल अक्सर उन युवाओं के मन में आता है जो कि विवाह की दहलीज पर होते हैं, और ना सिर्फ उन युवाओं के मन में बल्कि उन माता पिता के मन में भी आता है जिनके जो बच्चे हैं वो अब विवाह के योग्य हो चुके हैं। उन्हें चिंता होती है कि उनका जीवन साथी कैसा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो ख्याल रहते हैं वो युवाओं के मन में होते हैं कि जो हमारा जीवन साथी होगा वो कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, वो मजाकिया होगा या गंभीर होगा, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये मन में उठता है कि हमारा वैवाहिक जीवन हमारे जीवन साथी के साथ कैसा होगा। तो क्या ज्योतिषीय आधार पर इसको हम पहले से जान सकते हैं? क्या हम इसकी गणना भी, कोई गणना ऐसी है एक्यूरेट जो हमें बता सके कि हमारा जीवन साथी होगा? इन तमाम ऐसे सवाल हैं और इसी विषय पर आज हम पंडित जी के साथ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। पंडित जी, विषय से अवगत करा दिया है, सबसे पहले तो आप बताएं कि क्या इस समस्या का समाधान है, क्या जवाब हम पहले से प्राप्त कर सकते हैं? भारत संभावनाओं का देश है जी। लगातार परिवर्तन होते आए हैं। एक जमाने में मान्यता थी कि गांठ तो ऊपर वाला बांधता है जी, पहले से तय है किसकी गांठ किसके साथ बांधनी है। आज हमारा युवा युवती अपने मन से गांठ बांधने का संकल्प लेती है जी। तो परिवर्तन है, लेकिन ज्योतिष में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आपकी कुंडली में कुछ योग ऐसे हैं जिससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहना है तो सुखमय रहेगा, भले ही वैचारिक मतभेद हो। और सुख में नहीं रहना है तो आपने लव मैरिज की, मनपसंद लड़के से शादी की, दोनों अर्निंग मेंबर हैं, तो कुछ महीनों में, कुछ सालों में तलाक हो रहा है। क्यों? जी। कानपुर अकेले शहर में कुछ साल पहले फैमिली कोर्ट एक होता और उसमें से भी बहुत कम लोग मुकदमे में या वहां पर पहुंचते थे। आज 4-4 कोर्ट हो गई है और उसकी आवश्यकता है, लगातार बढ़ रहे हैं, और उसमें 1-2 साल के ही मुकदमे हैं। आश्चर्य तो तब लगता है जब 40 साल 50 साल का दाम्पत्य जीवन हो जाता है और उसके बाद में कोर्ट में तलाक का मुकदमा पहुंचता है। इन तमाम सारी चीजों पर सोचते सोचते मेरा यूट्यूब चैनल भी है एस्ट्रो पद्मेश जी। तो एक दिन एक दर्शक का प्रश्न था, यहाँ भी प्रश्न आते हैं और भी जगह प्रश्न आते हैं जी जी, कि आखिर ये सब क्या है। तो पहले तो ये कि हमारे जो सांस्कृतिक विचारधारा थी, मनसा वाचा कर्मणा, जी। मन में भी विचार दूषित आना पाप था। पाप हुआ नहीं है। वाणी से भी आई लव यू कहना पाप था, और कर्म से उसके साथ जो कुछ करना वो तो महापाप था। आज ये व्याख्या बदल गई है। मनसा वाचा कर्मणा की जो स्थिति थी उसको एक तरफ रख दिया है जी। उसके मन में जो आया, कहीं कहीं तो ये होता है, कुंडली दिखाने मेरे पास आती लड़की, हमने कहा तुम्हारा बेटा इस समय तो दशाई चल रही तो अफेयर चलना चाहिए। बोले नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, अफेयर चल रहा है, टाइम पास है। जी, खुल करके ये बातें सोच देखिए। अब उसको विवाह की श्रेणी में रखा जाए, बहु विवाह की श्रेणी में रखा जाए। पहले कई लोगों के विवाह एक से अधिक होते थे, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8 तक, और हो सकता है उससे ज़्यादा। भगवान कृष्ण के ही 8 थे, और तमाम सारे महाराजाओं के, तमाम लोगों के अलग अलग विवाह हुए। तो
उसको किस श्रेणी में रखेंगे, विवाह की श्रेणी में रखेंगे, नहीं रखेंगे, अब लिव इन रिलेशनशिप को विवाह की श्रेणी में रखते हैं, नहीं रखते हैं, ये तमाम सारी चीजें आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं कि ये जो हमारे साथ जुड़ने वाला व्यक्ति है ये कहीं हमको बीमारी तो नहीं देने आया, कहीं हमको लूटने तो नहीं आया, कहीं हमारे ऊपर रेप केस तो नहीं लगवाने के लिए आया। ये तमाम सारी चीज़ें आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं और जान करके बच सकते हैं। जी, तो निश्चित तौर पर संभावना पूरी है कि आप समय रहते वो सभी बातें जान लें जो आपके लिए बेहद जरूरी है आने वाले आपके भविष्य को सुरक्षित रखते हुए। पंडित जी, ऐसे कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, ऐसे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम ये जान सकते हैं? कुंडली में जब हम मिलान करते हैं तो 36 बिंदुओं में से ये माना जाता है कि 19 से प्लस अगर पॉइंट मिल जाते हैं जी, तो हम मान लेते हैं कि विवाह सही है। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब 34 और 35 तक लोगों के पॉइंट मिलते हैं और उसके बाद भी तलाक हो रहा है। जी, बड़ा सवाल। जी, तो कूट मिलान का सिद्धांत अब आज के युग में बहुत सार्थक है, इस पर भी प्रश्न उठने लगे कि कूट मिलान तो है लेकिन उसमें हम बहुत सारे जो बड़े सूक्ष्म हैं उनको नकार देते हैं। जी, हम क्या देखते हैं, बोले नाड़ी दोष तो नहीं है। अगर एक ही नाड़ी तो नाड़ी दोष है, मंगली तो नहीं है। किसी भी कुंडली में पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, यानी 12 भाव में से 5 भाव में मंगल है तो मंगल ही है। तो आप के ज्ञान न होने के कारण से, सुनी सुनाई बातों के कारण आप कभी कहने लगते हैं लड़का तो मंगला है कि नहीं है। मंगला कोई शब्द ही नहीं है, मंगली माने मंगली, कुजा दोष यानी मंगल का दोष है। एक बात। दूसरी, बोले आंशिक मंगली है, ये भी बड़ा अजीब सी बात है। आंशिक है जी जी कि ये या ज्यादा है। अरे मंगल है तो मंगली दोष है, और मंगली दोष होना, मंगल का होना सर्वथा अनुचित नहीं होता है। जी, किसी लग्न पर कहां पर मंगल है और कहां पर, मान लीजिए किसी की कर्क लग्न है या सिंह लग्न है, चतुर्थ स्थान पर मंगल है तो मंगल ही है। उसका किसी भी लड़की से अगर शादी होता है या उस लड़की का किसी भी पुरुष से शादी होता है तो उसका दाम्पत्य जीवन 28 साल से पहले खत्म ही नहीं हो सकता। कितने भी कुंडली में दोष हो, मंगली होने के बावजूद भी तो ये लाभ है। जी, तो मंगली होना कहां तक खराब है ये भी देखिए, कहां खराब है कहां अच्छा है। लेकिन अगर मिथुन और कन्या लग्न है और चतुर्थ स्थान पर, इसी स्थान पर मंगल है तो 28वें साल में दाम्पत्य जीवन में घटना कुछ न कुछ घटेगी जरूर। या तो तलाक का मामला आ जाएगा, या दुर्घटना का मामला आ जाएगा, या आपके पति या पत्नी किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध जुड़ जाएंगे, या कहीं न कहीं कुछ न कुछ दाम्पत्य जीवन में परेशानियां होना शुरू हो जाएंगी। जी, तो ये आपको देखना है कि लग्न क्या है। लग्न के आधार पर आप देखेंगे मंगली कहाँ है। भगवान श्री राम तो कण कण में हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर सबसे ज्यादा मूल्यवान प्रेरणा स्रोत, विपरीत परिस्थितियों में जो संबल देने वाले उस राम जी है। और राम जी की जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, वाल्मीकि जी ने जो कुंडली का उल्लेख किया है वो कर्क लग्न की कुंडली है, और 7वें स्थान पर मंगल है तो भी तो मंगली थे। तो जब वो मंगली थे, अब आप देखिए कि कैसे, और पुष्टि भी होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान राम का विवाह की आयु क्या होती है। जी, मंगल का वर्ष 28वां होता है, भगवान राम का विवाह 28वें वर्ष में हुआ।
यानी कि जब वो 28 वर्ष के थे। हाँ, तब उनका विवाह हुआ। फिर लोगों से सवाल होता है कि बेचारे शादी हुई, शादी होने के बाद में दाम्पत्य जीवन भी क्या रहा, वनवास चले गए। ऐसा सच नहीं है। लगता है कि अगली रील में ही अगला एपिसोड जो है वनवास का है। जी जी जी। 12 वर्ष तक उनका दाम्पत्य जीवन सही चला। यानी कि सामान्य अपने घर में। 41वां वर्ष मंगल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 41 वर्ष में भगवान श्री राम को वनवास होता है। सीता के साथ जाते हैं, अकेले नहीं जाते। 7वें स्थान का मंगल था, तो सीता के साथ वो जाते हैं और जाकर के भगवान राम के ये 14 वर्ष जीवन के सबसे ज्यादा मूल्यवान होते हैं। इन 14 वर्षों में उन्होंने जो कर्म किए हैं, जो कार्य किए हैं, उसके कारण से श्री राम को भगवान का स्थान प्राप्त हुआ। हम उनको भगवान के रूप में पूछते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति को, गाय को, ब्राह्मण को, गंगा को और देव को जो सम्मानजनक स्थान था वो स्थान दिलाया। जो समाज में सबसे छोटे वर्ग के लोग थे, जो उपेक्षित थे, उनको पूज्य बनाया, उनको मित्र भाव दिया। चाहे वो निषाद को दिया हो, इसी कालखंड में निषाद को उन्होंने अपना मित्र बनाया और मित्र की तरह से उनको आखिरी तक, जीवन के अंत तक उन्होंने उनको महत्व दिया। तो ये जो परिवर्तन समाज के अंदर दिया, वो परिवर्तन इसी मंगल के कारण से मिला, जिस मंगल को आप बहुत खराब समझते हैं। 56वें वर्ष में मंगल फिर से लाभ देता है। जिसकी कुंडली में 56वां वर्ष और कर्क लग्न या सिंह लग्न की कुंडली है, निश्चित रूप से प्रमोशन होगा जी। और इसी मंगल की वजह से, इसी मंगल की वजह से। जी जी। अगर आप मंगली हैं, चतुर्थ स्थान के या 7वें स्थान के मंगली हैं, तो उसका प्रमोशन नौकरी में जरूर होगा। भगवान राम लौट करके आते हैं और 56वें वर्ष में राजा बनते हैं। जी, बहुत सुंदर। आज बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो दूर हुए होंगे। और मंगल हमेशा अमंगल करने वाला नहीं होता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मंगल आपका हित कर जाए। और बहुत सारी भ्रांतियां आज इस जो आपने उदाहरण दिया भगवान श्री राम का, और उससे दूर हुए होंगे। ये तो बात हो गई मंगल की। कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है, तो वैवाहिक जीवन पर या जीवन साथी के चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? चंद्रमा मन का कारक है जी, सच है। और एक उससे बड़ा कड़वा सच है कि चंद्रमा के कारण ही आत्महत्याएं होती है। जी। आपके मन में विचार आया, जीवन में क्या रखा, मेरी पत्नी या मेरा पति मेरा अपना है नहीं है, और उस तनाव में उसने आपाधापी सोचते सोचते आग लगा ली, फांसी के फंदे पर लटक गया। चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो, चाहे आईएएस अधिकारी हो, वहां उसकी बुद्धि तो ने काम नहीं दिया ना। बिल्कुल ठीक। चंद्रमा ने भावनाओं में बह करके, और चंद्रमा कभी भी 30 घंटे से ज्यादा आपको कष्ट नहीं देता। अगर ये 30 घंटे आप बचा लें तो आप आत्महत्या नहीं कर सकते। ये 30 घंटे का जो कष्ट है वो अमावस्या जैसा दर्द है। और चंद्रमा कोई स्थायी सुख भी नहीं देता है जी। आपके बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन है, आप बहुत अच्छी तरह से पत्नी को प्यार करते हैं, तो हो सकता है 30 घंटे तक बहुत ज़्यादा प्यार करें और अगले 30 घंटे में झगड़ा भी हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए। मालूम हो कि आपके सब्जी में बाल निकला, ऐसी बात पर झगड़ा हो जाए। क्रिकेट देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि बाल उसने ठीक से नहीं फेंकी, आउट नहीं होना चाहिए था। आप कह रहे हैं उसने ठीक फेंकी, जबकि दोनों का लेना देना कोई मतलब नहीं था। हारने वाला जीतने वाला आपसे बहुत दूर था, बिल्कुल, लेकिन झगड़ा होगा। तो चंद्रमा और प्रेम कभी स्थिर नहीं रहते। जो लोग ये दावा करते हों, जिनको भ्रम हो कि हम जिसको प्रेम करते हैं हमारा प्रेम निरंतर बढ़ता है,
निरंतर बढ़ता भी है और निरंतर घटता भी है। चंद्रमा की तरह से ही प्रेम है। भावनाओं में आप कभी बहुत उसको प्यार करने लगते हैं और भावनाओं में आकर के कभी उसे बहुत अपमानित करने लगते हैं। कहाँ स्थिरता है? बिल्कुल। आपके मन की स्थिरता ही नहीं है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो 30 घंटे तक एक विषय पर सोच सके। 30 घंटे में ही तमाम सारे आपके जो है सोच बदलते चले जाएंगे, तो दाम्पत्य जीवन में कैसे स्थिरता होगी? इसलिए चंद्रमा का विशेष रूप से महत्व होता है और चंद्रमा के आधार पर और सूर्य के आधार पर ही हम जब विवाह होता है तो उस समय की तिथि ढूंढते और तिथि के साथ मुहूर्त ढूंढते कि किस लग्न में और किस तिथि का इसका विवाह हो, और उस आधार पर। लेकिन आज के तारीख में बैंड बाजे, आप नाच गाने में अपना टाइम मुहूर्त को निकाल देते हैं। वरमाला जब होती है वो मुहूर्त नहीं है। हमने तो उस स्वागत का माला, लड़की ने आपके घर पर दरवाजे पर लड़काया, उसका स्वागत किया। वो बिंदु जो है विवाह का नहीं, पाण ग्रह संस्कार शब्द है। तो पाण ग्रहण का जो मुहूर्त है उस मुहूर्त में जरूर पाण ग्रह होना चाहिए, उसका असर जरूर होगा जी, मुहूर्त पे काम हो जाए। हाँ। जी। दूसरा, अगर किसी भी कुंडली में 7वें स्थान पर सूर्य है और अकेला सूर्य है, उसके साथ कोई भी ग्रह नहीं है, तो 7वें स्थान भार्या का स्थान होता है, यानी दाम्पत्य जीवन का। तो दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां आएंगी जरूर। और उसके साथ अगर केतु है तो दाम्पत्य जीवन रुका रहेगा, टूटेगा नहीं, क्योंकि केतु जो है वंश वृद्धि कराता है, और जब केतु वंश वृद्धि कराएगा और दाम्पत्य जीवन टूट जाएगा तो कैसे वंश वृद्धि होगी? राहु और शुक्र अगर 7वें स्थान पर है किसी भी कुंडली में जी, तो संदेह के घेरे में जरूर रहेगा। पत्नी पर शक करेगा अगर पत्नी की कुंडली पर है, और पति की कुंडली पर तो शक करेगा। शक सही भी हो सकता, सही, और शक गलत भी हो सकता, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए तो कष्टदायी है दोनों ही स्थिति में। बिल्कुल। तो शुक्र और राहु का अगर किसी कुंडली पर पंचम, सप्तम या लग्न पर या भाग्य स्थान पर है तो शक के घेरे में आप रहेंगे ही। तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा कहाँ से होगा? खूब आपके 34 गुण मिले हों, 35 गुण मिले हों, कुछ भी मिले हों, खूब आपने प्रेम किया हो और एक दूसरे को खूब समझा हो, और बहुत सारे आप उदारवादी हों, लेकिन उसके बावजूद भी आपका दाम्पत्य जीवन टूटा। अब तो हम रह ही नहीं सकते, 1 मिनट भी नहीं रह सकते जी। ये उत्पन्न करता रहा। शनि और राहु बिलगाव करते हैं, अलग अलग करते हैं। अगर 7वें स्थान पर शनि के साथ में राहु है तो बिलगाव करेगा। तो बिलगाव पर अगर 4th स्थान पर कर का या सिंह का मंगल है, कर या सिंह लग्न में, या कन्या या मिथुन लग्न में 12वें और 8वें मंगल है, तो उसको अलगाव की स्थिति आएगी, गुस्से में चली जाएगी पत्नी, मैके चली जाएगी। लेकिन अगर आप प्यार से उसको जब बुलाएंगे, प्यार से रखेंगे, फिर आ जाएगी। अब करना क्या है जी? ये तो परिस्थितियां ऐसी जिससे आप जान सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बिल्कुल। आप किसी भी कुंडली को देखिए, उसमें 2 सुख जरूर देखिए। फिजिकल यानी शारीरिक सुख कुंडली में है या नहीं है, ग्रह कम मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं, ये बात की बात है जी। मैंने अपने इस 76 साल की उम्र में जो तमाम सारी कुंडलियों को एनालिसिस किया, जिनको हमने अपने तरह से देखा, आज उनकी 3री पीढ़ी हमारे पास आकर के कुंडली दिखाती है। बहुत बढ़िया। मुझे जी, बहुत जी, अच्छा लगता है कि मैंने उस समय वो जो निर्णय लिए थे, जो उनके बेटे के बेटे की कुंडली जब आती है कि बहू के लिए पंडित जी आपने हमारी भी शादी कराई थी, हमारे बेटे की भी कराई थी, हमारी बिटिया की भी कराई थी, अब हमारे पोते की भी करा दीजिए, पोती की भी करा दीजिए, इसके लिए हम किसी के नहीं मानेंगे। तो हमने देखा कि सुख भाव जो है सारे के वो 4th भाव जी। उसकी उपेक्षा मत करिए। सुखेश का परिवर्तन अगर 7वें स्थान से है तो उसका दाम्पत्य जीवन में 75वीं
शादी की सालगिरह भी आ सकती है। बिल्कुल। तो देखिए और किस- उसको जी, शारीरिक सुख एक दूसरे से पूरी तरह से मिलेगा भी। बिल्कुल। तो सुखेश को आप सबसे ज्यादा, एक तो शारीरिक और दूसरे मानसिक, मानसिक रूप से कुंडली को में आप जब आप देखते हैं कि कितना केयरिंग करने वाला है। आप बीमार हैं और आपको के लिए वो ऑफिस नहीं जाता, नौकरी को भी दांव पर लगा देता है, बहुत अच्छा पति है। बैठ करके आपके पलंग पर बैठ करके आपको दवा भी देता, आपके प्रति सिंसियर है, टाइम पूरा, जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। ये कैसे देखेंगे? केयरिंग कहाँ से देखेंगे? पंचम और सप्तम भाव का परिवर्तन अगर है तो पति केयरिंग या पत्नी केयरिंग जरूर होगी। जी, और जब केयरिंग होगी तो वो आपके साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। न पति धोखा कर सकता, चाहे जितनी उसकी कुरूप पत्नी हो और चाहे जितना कुरूप उसका पति हो। एक दूसरे के प्रति निष्ठा है। दूसरी बात, मन की बात आपने हम शुरुआत में कही, चंद्रमा मन का कारक है, परिवर्तित होता है। जी, जब हम कल्पनाएं करते हैं हमारी पत्नी इतनी सुंदर होना चाहिए, लंबी होना चाहिए और पैसे वाली होना चाहिए, तमाम सारी चीज़ें मन में आता है, हमें राजकुमार मिलना चाहिए। अब राजकुमार तो IAS IPS ही होता है, हर एक को तो IAS IPS नहीं मिल सकता, बिल्कुल और ठीक। उनके सबके भी दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे हों ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो इनमें ये देखिए चंद्रमा की स्थिरता है कि नहीं है। अगर चंद्रमा की स्थिरता है तो आपको वो स्वीकार जरूर करता है। और जब हम पूरे मन से स्वीकार कर लेते हैं अपनी पत्नी को कि संसार की श्रेष्ठतम मेरा जीवन साथी है, हमारी माता की तरह से केयर करती है, हमको बच्चों की तरह से दवा भी देती, खाना भी खिलाती, सब कुछ करती है, जी, और हमको समय समय पर मित्र की तरह से सलाह भी देती है, निश्चित रूप से ऐसी कुंडली श्रेष्ठतम दाम्पत्य जीवन की कुंडली होगी। बिल्कुल। और सभी चाहेंगे कि उनकी कुंडली भी ऐसी ही हो। कुछ प्रयास, कुछ पहले से जानकारी अगर हो तो निश्चित तौर पर इस स्थिति को यानी कि इस लाभ को भी हासिल किया जा सकता है। और भी बहुत सारे सवाल हम पंडित जी से करेंगे और उनका जवाब हासिल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष लाइव में आज हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसा होगा जीवन साथी, और कैसे जानेंगे और क्या कुछ हम जान सकते हैं, और ये जानने के बाद किस किस तरह की और कितनी समस्याओं का समाधान हमारे हाथ में हो सकता है। तो पंडित जी, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगर तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी, और लेकिन इसके बाद की अगर बात की जाए, विवाह हो चुका है, एक स्थिति ये भी होती है कि विवाह हो चुका है और उसके बाद अगर समस्याएं उत्पन्न हो रही हों, यानी कि जीवन साथी हमारे जीवन में है, उसके साथ हम समय बिता रहे हैं, लेकिन समस्याएं अभी भी दिख रही हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ समस्याएं, कितना समाधान हमारे हाथ में है? दो चीजें हैं। एक तो हमें अपने पति के साथ या पत्नी के साथ रहना है जी, क्योंकि विवाह हो चुका है। जी, या नहीं रहना, बिल्कुल। ये आपको तय करना है। ज़्यादा बेहतर यह है कि अगर आपका विवाह हो गया है, उस पर लोगों की सोच अलग है। खट्टे मीठे अनुभव हर एक के दाम्पत्य जीवन में होते हैं। हमने भी 53 साल अपने दाम्पत्य जीवन के व्यतीत किए। कई बार खट्टे अनुभव भी हुए और मीठे अनुभव भी हुए जी, लेकिन नहीं लगता है, और बार बार हम दोनों प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में भी हम लोग पति पत्नी के रूप में ही मिले। जी, तो ये खट्टे मीठे अनुभव तो रहेंगे ही, और उस पर आप को ये लगे कि हमारे जीवन में इस तरह की कोई समस्या आ गई, पत्नी रूठ करके मायके चली गई और उसने तय कर लिया हमें तो जाना ही नहीं, और पति चाहता है अपनी पत्नी को, और पत्नी के प्रति ईमानदार है, गलत फहमियाँ हो गई, सास से झगड़ा हो गया या परिवार के किसी और मामलों से, आर्थिक मामलों में किसी कारण से
हो गया है, लेकिन पति उसके प्रति ईमानदार है और पत्नी में भी ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है, तो उसके लिए आप एक उपाय करें। ये केवल उन्हीं के लिए लागू है जिनके दाम्पत्य जीवन कुछ सालों तक हो गए। कि एक आप अपनी पत्नी की या पति की फोटो ले लें, एक लकड़ी का पाटा ले लें, उस पर रख दें, उसके सामने दीपक जला लें, सामने जो जगह है उस स्थान पर काले उड़द बिछा लें और उस पर आप एक वस्त्र पहन करके बैठ जाएं। ये कार्य रात के 10 बजे के बाद में एकांत में आप करें, अपने घर में ही करें। और जब करेंगे ओम नमो देव भगवती त्रिलोचनम त्रिपुरम देवी में पत्नी, पति पत्नी के लिए कहेगा, नाम लेंगे बसम कुरु कुरु स्वाहा। ये 45 मिनट तक दिए के साथ जलते हुए दीपक के साथ आप जप करेंगे और 45 दिन तक जप करते रहे। निश्चित रूप से मंत्र का जो वाइब्रेशन है, उससे निकलने वाली ध्वनि है, वो आपकी पत्नी को प्रभावित करेंगे और 45 दिन के अंदर अगर वो आ जाती हैं तो आप कोई शिकवा शिकायत नहीं, आप आराम से रहिए। दाम्पत्य जीवन में आपका व्यवधान खत्म हो गया। जी, ये उनके लिए जिनके कुछ वर्ष हो चुके हैं दाम्पत्य को लेकर के। अगर नवविवाहित ऐसा कपल है जो अभी ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं और दिक्कतें आ रही हैं, तो उनके लिए क्या उपाय? 3 चीजें जरूर करें। एक तो पति पत्नी किसी जात धर्म के किसी के भी हो सकते हैं। बिल्कुल। आप जय बजे भी ड्यूटी जाते हैं, जय बजे भी व्यापार में जाते, जय बजे भी नौकरी में जाते, उससे आधा घंटे पहले आप अपने लिए समय निकाल लीजिए। अपना दैनिक कार्यक्रम बाथरूम होकर के बैठ जाइए और प्राणायाम करिए पहले। और बड़ा सरल है, हमारे तमाम योगाचार्यों ने आपको एलोम विलोम समझा दिया, बस उतना ही करना आपको। बिल्कुल। 12-13 मिनट तक आप ही कर लीजिए। वैसे नियम तो 28 मिनट का, लेकिन इतना तो कर लीजिए। उसके बाद में ध्यान करिए। ध्यान करना आपको पत्नी का, भगवान शिव का, पार्वती जी का, किसी का नहीं ध्यान करना। जी जी। उनका ही ध्यान करना है। और उसके बाद में जब आप खूब पति पत्नी का करें, पत्नी पति का करे, ध्यान करता रहे। ये करीब 14 मिनट तक आप ध्यान में आंख बंद करके और आपके सामने, आंख के सामने ही केवल वह हो और कुछ भी नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे तो आपके जो मस्तिष्क की शक्ति है उसके मस्तिष्क को प्रभावित करेगा और जो ऋणात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होगी। और तीसरा है काम ओजस। जो ओजस उत्पन्न जब हो जाएगा तो जब पति पत्नी को देखेगा तो उसके प्रति आकर्षित हो जाएगा, पत्नी पत्नी के प्रति आकर्षित हो जाएगा। तो जब आकर्षित एक दूसरे के तरफ होंगे तो इसको कहते, इस प्रक्रिया को कहते हैं ओजस। ओजस की प्रक्रिया भी आपको करना है और वो आपको डेवलप करना है। ओजस कवच भी बनता है, उसको भी आप धारण करके कर सकते हैं या ओजस खुद उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये अगर आप तीनों उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन आपका सुचारू रूप से चलता रहेगा। बिल्कुल। तो ये वो उम्र है जिस पर दिक्कतें आती हैं और हम बात करते हैं। लेकिन अगर अब बात की जाए तो आपने भी जिस तरीके से उदाहरण दिया पंडित जी, एक अच्छा खासा साल वर्ष जो है एक दूसरे के साथ बिताने के बावजूद कभी कभी महसूस होता है दाम्पत्य जो होते हैं, दंपति होते हैं, उन्हें कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए। मान लीजिए 60 की उम्र हो गई है, 50 हो गई है या 70 तक पहुंच गई है, तो ऐसे में अगर दाम्पत्य जीवन में कुछ बाधा और विघ्न देखने को मिल रहा है, किसी तरह का डिस्टर्बेंस, नेगेटिव एलिमेंट देखने को मिल रहा है, तो इसे कितनी गंभीरता से लेने की जरूरत है और क्या तब भी उपाय किए जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल किए जा सकते हैं जी। अभी कुछ दिन पहले एक महिला मेरे पास आई और आश्चर्य मुझे लगा जब उसने बताया कि मेरे पति मुझे तलाक दे रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि मन में संशय होगा। तो मैंने कहा कि तुम्हारे मन में संशय क्या है?
बोले मेरी एक सहेली आती थी, मेरी सहेली के प्रति मेरे पति का आकर्षण बढ़ गया। ये अवसर आपने प्रदान किया ना उन्हें, अब गलती तो की, तो उसके बाद में इन दोनों उपायों को अगर वो करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पहुंच गए। उनको हमने बताया कि ये उपाय करें। एक चीज और, इसमें कई लोग निष्ठावान भी होते हैं जी, और जीवन को एक लंबे समय तक एक दूसरे के प्रति समर्पित कर देते हैं और जीवन के किसी पड़ाव पर फिर मिलते हैं। ऐसी एक कुंभ लग्न की कुंडली हमने देखी। लग्नेश शनि केतु के साथ में, चंद्रमा के साथ में तुला में, अकेला सूर्य जो है 7वें स्थान पर है, गुरु 12वें है और बुध शुक्र 6ठे। इस महिला का जब मैंने कुंडली देखी तो ये था कि मेरा विवाह होगा कि नहीं होगा। जी, कई वर्ष पहले हमने कहा आप का गंधर्व विवाह होगा और वो विवाह का सुख तो मिलेगा लेकिन निकटता का बोध नहीं होगा। एक मन में हमेशा ये रहेगा कि पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। और उन लोगों का सार्वजनिक रूप से विवाह आज तक नहीं हो गया, कई वर्ष हो गए, 20-25 वर्ष हो गए, लेकिन आपस में रिश्ते ठीक हैं। जी जी, तो ये भी कई प्रकार की कुंडली है कि अब इसको क्या कहें। सार्वजनिक तो विवाह नहीं है, सार्वजनिक स्वीकार भी नहीं है, और वो भी एक प्रतिष्ठित महिला है, साधन संपन्न है, जिनसे उनका प्रेम प्रसंग चला होगा, वो भी एक साधन संपन्न प्रतिष्ठित व्यक्ति है, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम है, एक दूसरे के प्रति जो है केयरिंग है, ध्यान रखते हैं, सारा सब कुछ है। लेकिन परिस्थितियां अब आप देखिए इसमें क्यों सूर्य जो है वो सप्तम है। जी, सूर्य सप्तम होने के कारण और सूर्य केतु के नक्षत्र में होने के कारण से दाम्पत्य सुख तो मिल रहा, लेकिन दाम्पत्य सानिध्य नहीं मिल रहा। जी, सुख है लेकिन सानिध्य नहीं। बिल्कुल जी, बहुत ही गंभीर बात और बहुत ही गहरी बात आपने कही पंडित जी। यहाँ पर देखिए जो समस्याएं हैं उनके तमाम बिंदु हैं इस समस्या को लेकर के, और उस पर हमने बात करने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि ये जीवन साथी को लेकर के सबसे ज्यादा प्रश्न युवाओं के मन में होता है, और जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे पहले नाम पूछते हैं और नाम के अनुरूप वो राशियों का पता लगाते हैं और उसके हिसाब से वो अपना ही कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। बड़ी क्यूरियोसिटी होती है उन्हें ये जानने की कि इस राशि का शख्स कैसा होगा और हमारे लिए कैसा होगा। तो क्या राशि का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है, और इस प्रभाव से हम समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं उसके बारे में कि जीवन साथी के तौर पर वो हमारे लिए कैसा होगा? कृष्ण का है जी, और उनका सबसे बड़ा विरोधी जो था वो कंस था। बिल्कुल जी, जबकि कपल्स में ये मैच बड़ा ही अच्छा माना जाता है। जी, राम उनका सबसे बड़ा विरोधी रावण। जी, इन उसमें नहीं है। हाँ, किसी अवसर पर हम आपको बताएंगे इसी चैनल पर और यूट्यूब एस्ट्रो पद्मेश जी में भी कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है जी, और उसमें क्या क्या गुण हैं, और दूसरा का जिससे आप व्यापार करना चाहते हैं, जिससे आप विवाह करना चाहते हैं, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, और वो उन दोनों के ब्लड ग्रुप का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, उससे आपका कैरेक्टर, उससे आपकी सोच, उससे आपकी लॉन्गेविटी कितने समय तक निभ सकता है, कितने समय तक नहीं निभ सकता, इस पर करेंगे चर्चा।
बिल्कुल, तो तमाम जानकारियों की संभावनाओं से भरा होगा ये एपिसोड भी। तो पंडित जी, तमाम जानकारियां आज भी हमने अपने दर्शकों से साझा की, चलते चलते क्या संदेश? एक ही चीज मैंने देखी कि पूरे मन से स्वीकार कर लीजिए जी कि मेरे मन की ये स्वप्न सुंदरी है, मेरे मन का ये राजकुमार है, निर्वाह हो जाएगा दाम्पत्य जीवन। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ ही आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।